नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट में 29 अहम प्रस्तावों पर लगी है मुहर। पीडब्ल्यूडी के 8 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अयोध्या में बेलहर घाट का चौड़ीकरण होगा, ऐसा जिक्र किया गया। इसके अलावा मथुरा में नंदगांव मार्ग का चौड़ीकरण जो है वो होगा। अयोध्या में माया बाजार में बाईपास बनेगा। अयोध्या के विकास को लेकर चर्चाएं भी हुई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौशाम्बी का विकास जो है वो भी होगा, यहां पर जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं और ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस बैठक के बाद साफ तौर पर जिक्र किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट में अहम प्रस्तावों पर बातचीत हुई और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है। कैबिनेट में 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पीडब्ल्यूडी के 8 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी फिलहाल यहां पर मिल चुकी है। आखिर कौन कौन से प्रस्ताव यहां पर सबसे पहले पेश किए गए थे, इसकी जानकारी हम आपको दे दें। तो अयोध्या में अब जो चौड़ीकरण है वो किया जाएगा। मथुरा में नंदगांव मार्ग का चौड़ीकरण होगा, ऐसा भी जिक्र किया गया। यानी कि एक अहम प्रस्तावों में से एक ये जो है वो देखा जा रहा है। तो ऐसे तमाम 29 प्रस्ताव हैं जिनको फिलहाल कैबिनेट की तरफ से मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। अयोध्या में बेलहर घाट का अब चौड़ीकरण जो है वो किया जाएगा। मथुरा में नंदगांव मार्ग का भी चौड़ीकरण होगा। इसके अलावा तमाम और ऐसे 29 प्रस्ताव हैं जिस पर कैबिनेट की मुहर लगी है। यानी कि प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास तो किया ही जा रहा है। इसके अलावा तमाम अहम प्रस्तावों पर बातचीत हो रही है जिससे आम जनता की मुश्किलों का समाधान हो सके, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो है वो और अच्छे से मजबूत हो सके और इसके अलावा किस तरीके से जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है किसी योजना के तहत, इस पर भी लगातार कार्य हो रहा है। क्योंकि चुनाव में बेहद कम वक्त बचा हुआ है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें बीजेपी पार्टी की, तो वो जमीनी स्तर पर उतरकर तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास तो कर ही रही है, लेकिन ऐसे में अहम प्रस्तावों पर भी अब गौर दिया जा रहा है। तो कैबिनेट में 29 अहम प्रस्तावों पर जो मंजूरी है वो यहां पर मिली है। ऐसे में और खास तौर पर आपको बता दें तो अयोध्या के विकास को लेकर भी लगातार यहां पर बातचीत हुई है। अयोध्या जिसकी तस्वीर बदलने वाली है और एक हद तक बदल भी दी गई है, क्योंकि वहां पर तमाम एयरपोर्ट्स को लेकर या फिर गए राम मंदिर को लेकर लगातार कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। और पूरी कोशिश फिलहाल यही है कि प्रदेश को विकास की राह पर किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, इस पर लगातार कार्य जो है वो हो रहा है। तो ये लगातार कभी अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के नहीं पूरे संसार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में भाजपा 2024 में भी बहुत बड़ी विजय प्राप्त करेगी और इनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। सर, मोहन भागवत सीए और एनआरसी से किसी मुस्लिम का नुकसान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अल्पसंख्यक को भारत ने पूरा वादा से उनका मतलब कि रखरखाव किया, लेकिन पाकिस्तान में ये वादा पूरी तरह से खिलाफ में रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें कहने की कोई बात नहीं। हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है एकदम वो सच बात है कि राजनीतिक हितों के लिए इस देश में कांग्रेस हो या अन्य कोई भाजपा विरोधी दल हो, वह सदा चाहे वो एनआरसी का हो चाहे सीए का हो, ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और जिससे सब लोग जानते हैं कि इससे किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। जिन पर प्रभाव पड़ना है वो पड़ना चाहिए। सर, चुनाव करीब आ गया, फिर जातियों की सियासत के कैबिनेट में देखिए, हमारे उच्च शिक्षा से संबंधित सहारनपुर विश्वविद्यालय था। तो आपने सुना किस तरीके से कृष्ण प्रसाद मौर्य ने भी तमाम जानकारी जो यहाँ पर दी है और लगातार कैबिनेट की बैठक को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर लगातार हो रही थी। लेकिन ऐसे में प्रदेश को किस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं। रवि, अगर हम बात करें तो इस कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिस पर बातचीत हुई है, लेकिन 29 अहम प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगी है।
जाहिर है 29 प्रस्ताव ऐसे हैं जिस पर मोहर लगी और साफ तौर पर अगर बात करें तो अब करीब 6 महीने का वक्त रह गया है उत्तर प्रदेश में दोबारा विधानसभा चुनाव होने की। साफ तौर पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और साफ तौर पर अगर बात करें तो 5.5 साल का जो कार्यकाल है, उसके बाद जो आगे का जो 6 महीने का जो कार्यकाल बचा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने से साफ तौर पर जो आपने पूरे 5 साल में काम किया है उसी लेखे जोखे के साथ आप चुनाव में जाते हैं। तो साफ तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने का काम वो लगातार किया जा रहा है, तो सरकार को किस तरीके से मजबूती से काम करे उसको लेकर ध्यान दिया जा रहा है। चाहे कानून व्यवस्था को लेकर काम हो, चाहे उसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर काम हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो। कोरोना काल में अगर बात करें तो साल 2020 और 2021 में जिस तरीके के हालात रहे हैं, उन हालातों में किस तरीके से और बेहतर से बेहतर जो काम है वो किया जाना रहा है। और साफ तौर पर अगर बात करें थी और तमाम सारे और मुद्दे ऐसे रहेंगे जिन मुद्दों पर सरकार को काम करना है। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो कैबिनेट में तमाम सारे फैसले जिस पर मोहर लगी। साफ तौर पर अगर बात करें तो इसके अलावा और बात करें तो विकास को किस तरीके से विकास के रास्ते पर और प्रदेश को लेकर जाना है, इसको लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुखिया की। और साफ तौर पर कैबिनेट की बैठक में तमाम सारे जो ऐसे विषय थे उन विषयों को लेकर चर्चा हुई है और तमाम सारे जो फैसले वो लिए गए। साफ तौर पर कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पर किस तरीके उत्तर प्रदेश को लेकर जाना है, इसको लेकर जो है कैबिनेट की बैठक में तमाम सारे फैसले वो लिए गए हैं। बिल्कुल। क्या ऐसे में अगर हम ये बात कह सकते हैं कि देखिए तमाम चुनावी एजेंडे भी यहाँ पर लगातार दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब बीजेपी पार्टी भी अब लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय हो चुकी है और तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। लैंडमार्क हो गया, क्षेत्र का लैंडमार्क है। ठीक है रवि, इसी बीच दिनेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उनमें शिक्षकों का जो रिक्त पद हैं उनको जब स्थायी पद भरे जाने तक जब माध्यमिक शिक्षा परिषद या बोर्ड उसकी कार्रवाई करे तब तक के लिए अस्थायी रूप में संविदा पर 15,000 रुपये और 12,000 रुपये में जो संस्कृत के अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और साथ में निश्चित रूप में सरकार जो विकास कार्यों का है, अयोध्या के चारों ओर, मथुरा में तमाम विकास कार्य हैं, इसी तरीके से और सड़कों के बारे में, औद्योगिक विकास के बारे में तमाम निर्णय लिए गए। सर, अखिलेश लोगों का अभिवादन लिए और सरकार पे हमला भी बोले कि किस तरह से आंकड़े छुपाए गए, कोविड काल में मौतों के आंकड़े छुपाए गए और भी कई एसटीएफ पे यूपी पुलिस फिर बोले कि हम इन पे कैसे भरोसा करें, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार के द्वारा कभी कोई आंकड़ा नहीं छुपाया गया। हाँ, एक आंकड़ा जरूर छुपा है, वो है कि जो विपक्ष के दल के नेता हैं महामारी और संक्रमण काल में अपने घर में छिपे रहे और जनता की सहायता के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार के लोग गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर उनकी सहायता करते रहे। और छुपे हुए सारे जो नेता जिन्होंने कोरोना संक्रमण काल में किसी के काम नहीं आए जनता के, वो अब चाहे किसी प्रकार की यात्रा करें, जनता इन सारी चीज़ों को समझती है। केवल सरकार को दुष्प्रचारित करना, आरोपित करना कुछ लोगों का चुनाव के प्रचार का माध्यम बन गया है। तो दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे, यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि आखिर किस तरीके से कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिस पर बातचीत हुई। इसके अलावा अखिलेश यादव जो लगातार बीजेपी पर तंज कसते रहे हैं, आखिर उनको लेकर क्या बयान दिया ये भी आपने सुना। सीधे रुख करते हैं रवि के पास। रवि, आपने जिक्र किया कि तमाम परियोजना है उनका लोकार्पण तो किया ही जा रहा है, इसके अलावा कैबिनेट में अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, क्या उम्मीद यहाँ पर लगा सकते हैं विशेष तौर पर? क्योंकि देखिए अभी सुना दिनेश शर्मा ने भी साफ तौर पर यह जिक्र किया कि लगातार हम बैठकें कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के राह पर आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। देखिए, विपक्ष जरूर हमलावर है, चाहे हम बात करें जिससे कोरोना काल रहा है, कानून व्यवस्था रहा है, मुद्दा रहा हो, उसके अलावा बेरोजगारी की को लेकर ये जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठाता रहा है। लेकिन जिस तरीके सरकार के अगर कार्यकाल को देखें तो जिसे 4.5 साल का वक्त गुजारा है सरकार ने, उसके बाद 6 महीने का वक्त और रह गया है, यानी कि 5 साल का जो लिखा जोखा है सरकार ने जो भी कुछ काम किए गए हैं इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में, उसी को लेकर आप 2022 के विधानसभा चुनाव में जाएंगे और उसी को लेकर जनता आपको वोट करेगी। तो साफ तौर पर अगर बात करें संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उसको लेकर लगातार बैठकें होती रही। कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट बैठक में तमाम सारे फैसले लेके हालांकि फोकस जो था वो अयोध्या था, यानी कि राम मंदिर।
राम मंदिर को लेकर लगातार बीजेपी जिस तरीके से लगातार काम करती रही है, यूं कहें कि जिस तरीके से अयोध्या को विकास को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही और किस तरीके से उसको अयोध्या के विकास को लेकर और जो आगे काम होना है, तो साफ तौर पर अगर बात करें अयोध्या के अलावा तमाम सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं उनको लेकर बेहतर किया जाए। और उसके अलावा कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में किस तरीके से जो बेरोजगारी की समस्या सामने निकल कर आई उसको दूर करना है, उसके अलावा जो आर्थिक हालात लोगों के बिगड़े हुए उनको किस तरीके से बेहतर किया जाए, उसको लेकर तमाम सारे काम है वो लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सारे काम किए गए हैं, चाहे सड़क की बात करें या उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य महकमे को और बेहतर करने का काम हो या उसके अलावा और तमाम सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर सरकार काम करती रही है। साफ तौर पर अगर बात करें तो 29 ऐसे विषय थे जिन विषयों को लेकर चर्चा हुई और कह सकते हैं कि किस तरीके से प्रदेश को विकास की राह पर लेकर जाया जाए, इसको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज जो कैबिनेट की बैठक हुई इसमें तमाम सारे ऐसे फैसले हैं जिन पर मोहर लगाई गई है। ठीक है, बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत संयुक्त किसान मोर्चा को दे दी गई है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 22 जुलाई से 9 अगस्त तक कर सकेंगे प्रदर्शन। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन कर सकेंगे। डीजीएमए ने धरना प्रदर्शन की इजाजत फिलहाल दे दी है। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको लगातार बता रहे हैं। और पहले भी हमने जिक्र किया था कि देखिए, संसद का घेराव करना या संसद के बाहर बैठकर धरना देना यह बिल्कुल गलत है। और बार बार यह भी जिक्र किया जा रहा था कि अगर संसद पर तमाम किसान पहुंचते हैं तो उसे संसद पर हमला मारना जाएगा। लेकिन हाँ, पहले ही ऑप्शन दिया गया था कि जंतर मंतर पर अगर किसान चाहता है वहां पर बैठकर विरोध करना तो उन्हें अनुमति दी जाएगी और अंत में अनुमति दे दी गई है। यह बड़ी खबर। डीजीएमए ने धरना प्रदर्शन की इजाजत फिलहाल उन्हें दे दी है। तमाम किसान अब 22 जुलाई से यहां पर बैठकर जमकर विरोध करेंगे, नारेबाजी करेंगे। हालांकि तमाम किसान नेताओं की तरफ से बार बार जिक्र किया गया कि इस बार का जो धरना होगा वो शांतिपूर्ण होगा। पहले यह प्रस्ताव रखा गया था कि लगभग 200 किसान जो हैं वो अलग अलग बॉर्डर्स, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, वहां से लगभग 200 किसान जो है पैदल मार्च करते हुए संसद भवन तक पहुंचेंगे, वहां घेराव करेंगे। लेकिन इस पर रोक लगा दी गई थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब जाकर वो किसान जो है वो जंतर मंतर पर बैठकर अब विरोध कर सकेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा को प्रदर्शन की इजाजत जो यहां पर दे दी गई है। 22 जुलाई से 9 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन तमाम किसान कर सकेंगे। तो लोग जाएंगे और वहां से 10 बजे के आसपास चलेंगे, 9-10 बजे सिंगू बॉर्डर से ही जाएंगे और 4-5 गाड़ियों से जाएंगे, बसों से जाएंगे। बाकी बॉर्डर से भी लोग आएंगे या सिर्फ सिंगू बॉर्डर? नहीं, अलग अलग जगह से जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे और सब इकट्ठे होंगे। वहां से फिर बसों से वहां पर जाएंगे, यहाँ से सिंगू बॉर्डर जाएंगे, फिर वहां से बसों से जाएंगे, बस से जाएंगे। रहे पुलिस प्रशासन का काम होता है तो अगर भाई कोई देश में आंदोलन हो ही ना तो ये चीजें करती रहती हैं, तो सरकार का काम है करना। जंतर मंतर पे आप लोगों का क्या प्लान है? क्या करना है वहाँ पे? कितनी देर? वहाँ बैठेंगे जैसे प्रदर्शन होते हैं अपने, वही वहाँ पे होगा बैठ के। तो नहीं आने का और प्रोग्राम नहीं है। जो लोग हैं आप ही लोग दोस्तों जाएंगे? हाँ, वे ही रहेंगे और तो नहीं आने का। कितने दिन तक आप लोगों का ये कार्य? जब तक सेशन चलेगा, जब तक रहेगा। कोई ज्यादा दिन थोड़ा हो गया, 8 ही महीने तो हुए, इसे चलने दो। अभी कम से कम जब इतिहास लिखा जाएगा किस राजा का राज था, कार्यकाल था, तो उसका नाम तो आना चाहिए ना नंबर। तो उम्मीद है कि बातचीत शुरू होगी और डिमांड मांगनी जाएगी, भारत सरकार ही पूरा करेगी। सरकार जब इस पे सहमत हो जाएगी वो सरकार बात कर लेगी। भाई भारत सरकार ही तो कह रही, भारत सरकार ही इसको लेकर आई, भारत सरकार इसको खत्म करेगी। टाइम लग सके थोड़ा सा। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी बने हुए। जतिन, फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से बार बार जिक्र किया जा रहा है कि इस बार का जो ये विरोध होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हालांकि स्थान को भी लेकर लगातार विरोध यहाँ पर जाहिर किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल जंतर मंतर पर अब किसानों की तरफ से क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए, किसानों की तरफ से तैयारी ये है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को आश्वस्त किया है कि जो भी किसान वहां पर जाएंगे उनकी लिस्ट बकायदा दिल्ली पुलिस को सौंपी जाएगी और साथ ही साथ उनकी पहचान आइडेंटिटी कार्ड के रूप में उनके गले में सुनिश्चित होगी। और क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी ये जानकारी के मुताबिक कहा है कि दिल्ली पुलिस जो किसानों का जत्था जाएगा उनके साथ में ही रहेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से आग्रह जरूर किया गया था किसानों से कि वो 200 की संख्या में ना जाएं, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि वो 200 की संख्या में ही जाएंगे और जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा, मानसून सत्र जब तक चलेगा, तब तक किसानों का जत्था जो है
200 की संख्या में रोजाना जाएगा और प्रदर्शन करेगा, अपनी मांग को वहां पर उठाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्षी सांसदों को भी चिट्ठी लिखी है जिसमें ये आग्रह किया गया है किसानों की तरफ से कि जो संसद है उसके अंदर भी किसानों के मुद्दों को उठाया जाए। तो जाहिर है बाहर, संसद के बाहर और संसद के अंदर दोनों तरफ इस मुद्दे को उठाने के लिए पुरजोर प्रयास जो है किसानों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि यहाँ सवाल सुरक्षा को लेकर उठता है कि कहीं जो आईएसआई को लेकर अलर्ट है कि सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि आईएसआई के आतंकी भी इस किसान आंदोलन में शामिल होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं। तो ऐसे में किसानों ने भी ये कहा है कि वो अपनी तरफ से जो तमाम जानकारियां हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं पुलिस को, और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम जो एहतियाती कदम है वो अपनी तरफ से भी उठा रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगरा में ब्लैक फंगस के 9 मरीजों में 2 बार ब्लैक फंगस हुआ। दूसरी बार कोई लक्षण नहीं। ब्लैक फंगस से ठीक होने के बाद मरीज के फॉलोअप में भी फिर से पुष्टि हुई इस बीमारी की। इस बार दूरबीन विधि और एमआरआई से पता चला आगरा में ब्लैक फंगस से ठीक हुए मरीजों में दोबारा फंगस की शिकायत अब मिल रही है। ऐसे में 9 मरीजों में पुष्टि हो चुकी है। इनमें कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे, लेकिन दूरबीन जांच और एमआरआई में फंगस पकड़ा गया है। ब्लैक फंगस ने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया हुआ था, लेकिन अब एक नई बात निकलकर और सामने आई है। जिस प्रकार से ब्लैक फंगस लोगों को हुआ, उसके बाद वो एडमिट हुए और ठीक होकर गए, उसके बाद दोबारा उन्हें ये ब्लैक फंगस हो गया। आगरा के एशियन मेडिकल कॉलेज में 80 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हुए, जिसमें से 45 ठीक होकर चले गए, जिससे 9 मरीजों को दोबारा से ये फंगस हो गया। डॉक्टरों की माने तो ये उनका कहना है कि ये नेचुरल प्रक्रिया है, एक बार के बाद दोबारा ये हो सकता है, क्योंकि लगभग 3 महीने उनकी जांचें होती रहती है। जांच में निकल के सामने आया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं प्रिकॉशन इसमें बरतना होगा। प्रिकॉशन के साथ ही आप इस ब्लैक फंगस को हरा सकते हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। और इससे भी शुरू करते एक बड़ी खबर का। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। जौनपुर से बड़ी खबर है। मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें आपको जानकारी दें कि जमकर लाठी और डंडे चले हैं। जी हां, ये बड़ी खबर। मारपीट में 3 महिलाएं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। घायल सीएचसी बदलापुर में भर्ती है और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जाए, जिनका इलाज जो है वो सही तरीके से लगातार यहां पर चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। जो महिला है जो गंभीर रूप से घायल हुए, फिलहाल लगातार उनका इलाज जो है वो जारी है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।